हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? और स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग खतरनाक बैच अर्जुना जेई। और और क्या है भाई? हाँ, मेरी ऑडियो वीडियो बता दो भाई, क्लियर है क्या? अगर ऐसा है तो लिख कर भेजिए जल्दी से, है ना? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। ठीक है, चलिए। वाई 340 नहीं भाई, 430 तो वाई 430 इज कि एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गया था। और काम के बाद में आता है जी रोड के ऊपर लगा हुआ जाम। तो उस जाम में फंस गया, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा आगे कर लेते हैं, लेट ना हो जाए कहीं। और लेट हो ही गए करते करते। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बिना किसी टाइम गवाए हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपना। और किसका? सो लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगाज हो चुका है। और सर मेरे ख्याल से तो बच्चों का जो रिस्पांस देखकर मुझे पता चल रहा है कि सर आसान है। मतलब क्या है? आसान है। चलिए, तो आज के इस धमाकेदार लेक्चर में रहने क्या वाला है? ओहो, इंफॉर्मेटिव पार्ट है भाई, इंफॉर्मेटिव पार्ट है। एक कह रहा है रीफंड तो बेटा तू रीफंड, तो फंड दोबारा जमा मत करवा। अपना एक ही असूल है फिजिक्स वाला का, एक ही बार पैसे लेते हैं, ठीक है? और वो भी बहुत ही नॉमिनल। तो रीफंड मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूं। इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल में 4 सेंटर्स होते हैं, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। इनफैक्ट ये जो है ये इंफॉर्मेशन का भंडार है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, मजे आने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल सही। तो मैंने पूछा लास्ट क्लास में कि आपने क्या देखा? तो सर हमने देखा एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन में ट्राइंगल भी आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा, पेंटागन भी, सारे आ जाएंगे। तो अगर मान लो कोई पॉलीगन है जिसकी कुछ साइड्स आपको रखी हैं दे, और साइड्स नहीं कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जल्दी से बता दो। जैसे a1 x1 y1 है, a2 x2 y2 है, ऐसे करते करते यहां पर a3 है, यहां a4 है और यहां a5 है। तो इसका एरिया आप कैसे लिखोगे ये बताओ जल्दी से। तो सर लास्ट क्लास में हमने देखा कि हाफ लगाते हैं एक तो, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाना है हमें। पर्टिकुलर पैटर्न बोले तो कि या तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ या आप क्लॉकवाइज आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न मतलब कि A1 के बाद में A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। ऐसा नहीं होना चाहिए कि A1 के बाद में A3, फिर A4, फिर A2, फिर A5। तो जवाब गलत आएगा। किसी भी एक तरीके से चले जाओ, हाँ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाने में फायदा यह होता है कि अगर आप ध्यान से उसकी थोड़ी सी एग्जैक्ट प्लॉटिंग कर लो और एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, बट हमें सर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो एक पैटर्न को फॉलो करना है। x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और लास्ट में मान लो सर x5 y5। तो जहां खत्म हो जाए उसके बाद में पहले वाले को फिर से एक बार लिख दो। अब शूलेस फॉर्मूला याद है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करते करते इसको इससे, फिर माइनस के बाद में इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और जो भी आंसर आए सर फाइनली उस पर क्या लगा देना? मॉड। तो यहां से आपके पास में एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, डिब्बी बता रहा हूं अभी। क्या ये बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? ठीक है, अब जैसे मेरे ख्याल से डिब्बी के नाम पे शायद ये वाला डिब्बी होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा। बाकी मैंने P, Q, R और S 4 दिए थे, तो मुझे लगा कि यार ये वाला ठीक लग रहा है या ये वाला आपको परेशान कर रहा होगा, तो ये मैं आपको बता देता हूं। बाकी मैं देख लेता हूं और कौन कौन से थे। लास्ट क्लास के नोट्स एक बार देख लिए जाए। तो इसी का ही जवाब बताना है या और भी कोई है जो आपको परेशान कर रहा है? जल्दी से बता दो सर, आपको छोड़ के और कौन परेशान कर? मैं क्या सवालों की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा भी सच नहीं बोलना है। तो भाई डिब्बी 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 नंबर P मैंने उसको बोला था जिसमें हाइट निकालनी थी,
उसमें तो पूरा फॉर्मूला लगाई दिया था। फिर और कौन सा था, डिब्बी नंबर क्यू, जिसमें सेंटर निकालना था। सेंटर और रेडियस, रेडियस बच्चे 5 बता रहे हैं, सेंटर बताना जरा, वो एक सेंटर रेडियस वाला बताओ जरा। ऑल इजी थे, बिल्कुल सही। ओनली दिस, वाह यार ये तो बहुत खतरनाक काम है। चलिए एक बार फटाफट लैंग्वेज को पढ़ ले, आगे बढ़ ले, जल्दी से बता दे। सर ए पार्टिकल बिगिंस एट द ओरिजिन, एक कोई पार्टिकल है ओरिजिन से शुरू करता है। अच्छा मैंने एक चीज तो पूछनी भूल ही गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला काम क्या है, सवाल देखते ही। अच्छा सेंटर 2,-4 आ रहा है और रेडियस 5 है, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल में सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। तो ओरिजिन से शुरू करता है, मूव सक्सेसिवली इन द फॉलोइंग मैनर, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद में एक स्टेप, 1 यूनिट टू द राइट, बहुत बढ़िया। यहां खड़ा है तो 1 यूनिट राइट में आ जाएगा, ठीक है। फिर हाफ यूनिट अप, ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो आधा यूनिट ऊपर, फिर 1/4 यूनिट्स राइट, फिर 1/8 यूनिट्स डाउन, फिर 1/16 यूनिट्स राइट, ऐसा ही है, डॉट 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 चलेगा। द लेंथ ऑफ द प्रीवियस मूव इज हाफ ऑफ द, सॉरी, द लेंथ ऑफ द ईच मूव इज half of the length of the previous move. The movement continues in the zigzag manner infinitely. The coordinates of the point. क्या ये बात क्लियर है? सर ये तो खेल खत्म हो गया। 1 फिर हाफ ऊपर, फिर ये नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अब यहां के बाद में कहां जाएगा ये? ये हॉरिजॉन्टल के बाद में इतना ऊपर जाएगा, जरा देखना, 1/32। जहां पे हॉरिजॉन्टल ले रहा है उसके बाद में 1/32 ऊपर, फिर 1/64 राइट, फिर 1/128 नीचे, ठीक है। तो मतलब एक एक साइकिल उसने बता दी, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद में फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, उसके बाद में फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे चलने वाला है ये दीदी क्या बोलने लगी बीच में? तेरे को नहीं बोल रहा हूं। चलिए तो सकते हैं देख पा, अगर मैं जहां पर ये फाइनली जाकर रुकेगा, मान लेते हैं वो पॉइंट है सर एक्स और वाई, उसके कोऑर्डिनेट पूछे उसने, क्योंकि ये काम तो आपको इन्फिनिटी तक करना है, इनफाइनाइट जीपी बनेगी, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट में क्या दिक्कत है? तो सर देखो ये वाले लोग जो है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, पहले 1/1 चला, फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टली कितना चला, 1/4 चला, फिर हॉरिजॉन्टली कितना चला, 1/16 चला, फिर हॉरिजॉन्टली कितना चलेगा। तो ये एक जीपी बन रही है, दिख तो रही है सबको। 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 1/16, 1/64, और ये चलता जाएगा टिल इंफिनिटी। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही आएगा ना भाई। और ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका पहला टर्म 1 है, a/1 - r, कॉमन रेशियो 1/4 है, तो ये हो गया सर 4/3। तो 4/3 किसी का एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? हाँ सर, बी और ए दोनों का है। चलिए अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, पहले हाफ ऊपर, फिर 1/8 नीचे। तो पहले हाफ ऊपर, 1/8 नीचे, तो सर फाइनली इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा लिखा जाएगा? हाफ में से 1/8 घटाओगे ना, क्योंकि ध्यान से देखो क्या हुआ, इधर देखो कि यहां से हाफ ऊपर और फिर इस पॉइंट से 1/8 नीचे, फिर 1/32 ऊपर, फिर इस पॉइंट से इतना नीचे। ये है हाफ, ये है 1/8, ये है 1/32। तो सर ये पूरा हाफ है, नीचे आए हो मतलब इतना आपको माइनस करना है, फिर इस पॉइंट पे पहुंच के ऊपर गए हो मतलब की बार क्या होगा, -1/8 + 1/32,
कितने लोगों को बात समझ में आई? बस सर ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका पहली टर्म हाफ है, सॉरी, और कॉमन रेशो -1/4 है जी। तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे 2 और यहां 5, 2/5 आ गया भाई। क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है ये बताओ, क्या ये बात क्लियर है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट ऐसे 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 हो रही है, जबकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ऐड ही होना है, पर वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? एसएमजे लिखकर भेजिए। लैग आया था, फिक्स हो गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पहले ये बताओ ये क्लियर है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पोल दिया था क्या मैंने इसमें? कोई पोल नहीं है, शाबाश। अब आओ एक सवाल ये वाला सॉल्व करते हैं। बढ़िया सवाल है और थोड़ा मुश्किल है। सवाल आराम से पढ़ना, बिकॉज पहले आपको देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में ये वाली इमेज अपने दिमाग में तुरंत बना लो, ठीक है। यहां क्या लिखी होगी? एक कहानी, कहानी को समझ के आपको बनाना है डायग्राम। ये दिमाग में इमेज बना लीजिए प्लीज। डायग्राम से आपको बनाना है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कि यार ऐसे ऐसे करूंगा मैं, और वहां से आपको निकालना है आंसर, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करें। कहानी मतलब आपको एक थ्योरेटिकल पूरा इंफॉर्मेशन दे रखी है, उससे बनाओ डायग्राम, डायग्राम से जाओ प्रोसीजर पे, प्रोसीजर से जाओ आंसर पे, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर बुक में नहीं है ये सवाल। बिल्कुल नहीं है भाई, तो कोई बात नहीं। इनका सीधा डायग्राम लिख लेना, ठीक है। सीधा डायग्राम लिखो, मतलब जो शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं वो जेई मेंस, ऊपर लिखा जेई मेंस 2022, और सीधा डायग्राम लिखो, ठीक है। बिल्कुल सही। अब आ जाइए इधर। तो क्या बोल रहा है? एक कोई पॉइंट है ए जिसमें ए पॉजिटिव है, 3/√a इंटू कॉमा √a, बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, द इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस बी बी एंड द इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस बी सी, and D ये वाला is a point in the fourth quadrant such that the maximum area of ACD is 12 square units. Find the value of A. है ना? तो बहुत ज्यादा मैंने आपको क्या बोला था, हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, बहुत बड़ी कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होने वाली, ठीक है भाई। एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट आपको दे रखा है, अच्छा उससे पहले एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर कोई भी पॉइंट मैं आपको यहां देता हूं 2,3, इसकी इमेज इन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपके पास, इसमें इमेज की बात करूं, इमेज की बात करूं मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है और वाई एक्सिस मिरर की तरह बिहेव करेगी, तो ये जितनी दूर रखी हुई है सर उतनी ही दूर पीछे इसकी इमेज बनेगी, हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी ये प्लेन मिरर कंसीडर करना है आपको, ये प्लेन मिरर कंसीडर करना है। तो सर ये अगर 2 और ये 3 है तो इमेज में भी सर ये 2 और ये 3 हो जाएगा, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी इमेज, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -2,3, -2,3। और इसी ऑब्जेक्ट की अगर मैं इमेज एक्स एक्सिस में निकालूं तो सर बिल्कुल नीचे आ जाएगी, यहां पर, यहां इसकी इमेज बनेगी, तो ये वाली दूरी 2 और ये वाली 3, तो ये हो जाएगा 2, -3। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको इमेज निकालनी आती है, ठीक है भाई। तो एक सुंदर डायग्राम और रफ बना लेते हैं जी। ये लो, यहां पर हमें एक पॉइंट दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सर आपको कैसे पता कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? मैंने कहा देख ले, सारा पॉजिटिव है, 3/√a और √a, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में द इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस, अब इसकी वाई एक्सिस में इमेज लो, तो वाई एक्सिस में जो इमेज है उसको बी बोल रहा है, तो वाई एक्सिस में जब इमेज लोगे तो क्या होगा सर? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट तो सॉरी वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि सर ये वाला ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? द इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस, अब इसकी इमेज एक्स एक्सिस में,
इसकी इमेज एक्स एक्सिस में, तो अगर आप वर्टिकली मूव कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, वाई कोऑर्डिनेट का सर नेगेटिव हो जाएगा। सर ये हो गया पॉइंट सी, ठीक है। और डी कोई पॉइंट है 3 cos थीटा ए साइन थीटा इज ए पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां कोई पॉइंट होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, यहां ले लो चलो। दिस इज डी इज ए पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सच दैट द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, एसीडी का एरिया आपको मैक्सिमम लेना है, ठीक है। किस किस का एरिया बनाना है सर आपको अब? एसीडी, तो एसीडी दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप इसका एरिया बताओ, चलिए फटाफट शुरू हो जाओ। सर डी क्या है? 3 cos थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है। तो सर ये हमें तो कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करना है, हमें नहीं पता क्या है ये, तो मैंने पूछा व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। क्या करने वाले हो ये बताओ, कैसे आप इसको प्रोसीड करने वाले हो, जल्दी से बताओ कैसे आप प्रोसीड करने वाले हो। तो सर सिंपल सी चीज है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एरिया की बात कर रहा है, या शूलेस फॉर्मूला से लिख लेते हैं चलो। तो सर दैट इज हाफ, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये लो सर, जरा ध्यान से देखना कैसे लिखना है फटाफट। तो सर सबसे पहले आ गया 3/√a कॉमा √a, फिर उसके बाद में सी को ले आओ -3/√a कॉमा -√a, फिर डी के कोऑर्डिनेट्स ले आओ सर, दैट इज 3 cos थीटा ए साइन थीटा, और लास्ट में सर जो पॉइंट ए होता है उसको वापस से लिखना होता है, और इसमें सर जरूर लगाना है आपको क्या? मॉड, ठीक है। अब इसको मुझे फटाफट सिंप्लीफाई करके दिखाइए प्लीज सभी लोग, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा, वो तुझे संभालना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा -3 आएगा, ठीक है। बाहर एक हाफ लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर सर, मॉड के अंदर, इनफैक्ट ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज -3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख ले -3/√a इंटू ए साइन थीटा, तो सर ये आ जाएगा -3√a साइन थीटा, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, सर ये आ जाएगा +3√a cos थीटा, ये तो पॉजिटिव वाले हो गए। अब माइनस के बाद में सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज -3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -3√a cos थीटा, देखता रहना भाई, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +3√a sin थीटा, ठीक है। आराम से देख लो। अब जरा देखना कौन कौन गया, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर भेजूं तो यहां प्लस और यहां क्या हो जाएगा सर? माइनस, ठीक है। हाँ ये ऐसे लिखे हुए हैं जी, मैंने माइनस साइन को अंदर भेज दिया। अब हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक की सर, ये और ये गया, ये भी और ये भी 2 टाइम्स, और ये भी और ये भी 2 टाइम्स, तो दैट इज 2 टाइम्स ये वाली चीज पहले 3√a cos थीटा, और ये वाली चीज बाद में 3√a sin थीटा, ठीक है। बाहर लगा हुआ है हाफ और इसका मॉड, दिस इज द एरिया, ठीक है। अब फटाफट बताओ इस चीज को जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखी है, जिसने नहीं देखी है बेटा, किसी भी एक छोटे स्टेप की वजह से अगर तू इस चैप्टर के से भागेगा तो भाई भागता ही रह जाएगा पूरी जिंदगी। अब आपको इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। कितने लोग समझ गए कि सर क्या करना है? क्योंकि सर 2 और 1/2 तो कैंसिल हो गया, इसमें से 3√a कॉमन ले लो जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहां बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का मॉड, और ये आ गया सर एरिया, है ना। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, ठीक है। मतलब इस पूरे की मैक्स वैल्यू दैट इज 12। आपको a की वैल्यू बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ, a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कहीं देखी है क्या? याद आया कुछ? ट्रिग्नोमेट्री,
जब मैं, अच्छा, आपके जो टीचर हैं अर्जुना 1.0 के जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो दूरदर्शी अपना एक्सपीरियंस का शेयर बताते हुए कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री मत छोड़ना, चाहे उसका सवाल इंडिविजुअली आए या ना आए, बट तुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाती है तो उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खराब हो जाती है, उसके बाद में आपका अगले साल का आईटीएफ चैप्टर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, पूरी कैलकुलस, वेक्टर 3D सब खत्म हो जाता है। और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है √2, ठीक है। तो सर खेल खत्म हो गया, दैट इज 3√a इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 12। तो √2a बराबर 4, और सर यहां पर क्या आ गया, 2a बराबर 16, a की वैल्यू आ गई सर 8। अच्छा a पूछा था तो 8 इज अवर एफएनएफ। अब ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना क्या ये सवाल डिफिकल्ट है? वो सब मत बोलना लेंदी है, कैलकुलेटिव है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। क्या बोला उसने? कुछ नहीं, एक पॉइंट दिया, उससे 3 पॉइंट बनाए, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया, बोल रहा है इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम 12 के बराबर होगा। ये सवाल आसान है भाई, ठीक है, ये आसान है, इससे आसान नहीं आती है गणित, ध्यान रखना। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो अपना लेवल बढ़ाइए प्लीज, ठीक है ना? मुश्किल तो नहीं है। तो डायग्राम देख लो, इंफॉर्मेशन को हमने डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब तुम्हारे लिखने वाला काम मैं आसान कर देता हूं। जेई मेंस 2022 लिखो, ये डायग्राम बनाओ, सीधा एरिया, ये सिंप्लीफिकेशन मत दिखाना, उसके बाद में सीधा ये वाला स्टेप, मैक्सिमम वैल्यू ये, ए की वैल्यू 8, बस ये 4 लाइन लिखो, खेल खत्म। क्योंकि सवाल तो समझ में आ ही गया। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल जल्दी से। जेई मेंस 2020, इसमें मैं आपको एक पोल दूंगा, बिल्कुल आराम से आराम से आराम से, टाइमलेस पोल, सिंगल करेक्ट। कहानी याद है ना? थ्योरी को डायग्राम में, डायग्राम से प्रोसीजर में, प्रोसीजर से आंसर तक कैलकुलेशन करते हुए, बस। अगला सवाल, हाँ जल्दी से देखना क्या बोल रहा है। 2 पॉइंट्स, मैं भी डायग्राम बना लूं, आप भी बना लो। पेन चलना चाहिए भाई, चैट नहीं चलनी चाहिए, ध्यान रखना। जब सवाल आपके सामने आ गया पेन चलाओ, डायग्राम बनाओ। फिर तुम बोलोगे सर हमें तो डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है। अब देख आराम से कहानी पढ़, अंग्रेजी का स्टूडेंट है तू। लेट 2 पॉइंट्स A1, -1 एंड B0, 2, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट है x डैश y डैश बी सच दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB इज 5 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मतलब सर हमारे पास में 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1, 2 और 3। इसका एरिया हमें 5 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो 5 बराबर 1/2 शूलेस फॉर्मूला, वापस A के कोऑर्डिनेट ये रहे, B के कोऑर्डिनेट ये रहे, C नहीं है, P के कोऑर्डिनेट ये रहे, और 1 - 1 फिर से आ गया, और यहां पर मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? दूसरी इक्वेशन ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, एक ब्लैक बादल चीज बताता हूं छोटी सी, जो इस चैप्टर में बहुत आसान बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। whenever a point lies on a curve, तो इसका मतलब क्या है? it will satisfy its equation। अब ये बात कितनी आसान लग रही है ना सर? बहुत आसान है ये तो, कि ये कैसी बात कर दी आपने? मैंने कहा कैसी बात कर दी भैया? बोले सर बहुत आसान बात कर दी, कि कोई पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यही तो आप बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, बट ये कई बार इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। अब उसने बोला है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, तो मतलब सर इसका x कोऑर्डिनेट यहां रख दो, इसका y कोऑर्डिनेट यहां रख दो, तो दिस इज 3x डैश प्लस y डैश बराबर 4 लैम्डा। 4 लैम्डा को इस तरफ ले गया, तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, लैम्डा आपको निकालना है। शुरू हो जाओ। बादल ओपी, सर ये इसको मिलाया, दैट इज ये कितना हो गया 2,
सर ये हो गया 0, ये हो गया सर माइनस एक्स डैश, ये सारे पॉजिटिव वाले हैं माइनस के बाद में। सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x डैश, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो प्लस y डैश हो जाएगा का, और इस पे लगा देंगे मॉड, और इस 2 को इधर लेके गए सर, ये आ जाएगा 10। अबे तुम्हारा आंसर भी आ गया ये कैसे भाई, चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया बेटा 2 माइनस एक्स डैश माइनस 2x डैश, तो माइनस 3x डैश और माइनस y डैश का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10, है ना। तो 2 माइनस 3x डैश प्लस y डैश, तो मॉड एक बार पॉजिटिव के साथ और एक बार नेगेटिव के साथ। सर हमें मॉड वॉड की जरूरत नहीं है, जो बच्चे मॉड को मॉड वॉड बोलते हैं तो घबराए नहीं, सही टाइम पे आपको ये एकदम सही चीज बता देगा। तो भाई साहब यहां से 3x डैश प्लस y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये पार्ट इधर ये पार्ट इधर, 2 में से 8 गया 2 में से 10 गया -8, और 3x डैश प्लस y डैश ये इधर और ये इधर, 2 में से 8 गया -6। तो 2 आंसर्स आ सकते हैं, एक बार हमने -8 रखा तो दैट इज 4 लैम्डा, और एक बार हमने -6 लिखा तो 4 लैम्डा। तो सर यहां से लैम्डा की वैल्यू -2 और यहां से लैम्डा की वैल्यू -3/2। पर सर कहीं पर भी हमारे पास में अबे कछु गड़बड़ कर दी का, ये मैंने 8 कैसे लिख दिया, हे भगवान बड़े खतरनाक लोग हैं। तो यहां जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 12, देख रहे हो। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 3, तो -2 ऑप्शन में नहीं है, लैम्डा बराबर 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। -2 ऑप्शन में नहीं है, लैम्डा बराबर 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ ये क्यों नहीं है सर, क्योंकि टिक कहां करोगे, और पीछे बैठे हो सर अगर -2 भी ऑप्शन में होता तो फिर सवाल बोनस हो जाता, इतना क्या लोड लेता है ठीक है भाई, चलो 64% जनता का सही जवाब है। अब ये भी कुछ नहीं था, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अरे तो -10 लिख तो दिया, ये इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, इधर गया तो ये रही इसकी वैल्यू, वो डायरेक्टली यूज हो रही है। अब एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एरिया वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एरिया को लिखने का एक तरीका और भी है यार, तुम वेक्टर वगैरह जानते हो, वेक्टर वेक्टर खेलते हो क्या, बोलो, डू यू नो द वेक्टर्स, ठीक है। कई बार वैसे भी कर लेते हैं, बस अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ए मान लेते हैं सर 7,3 और बी मान लेते हैं सर 9,1 और सी मान लेते हैं सर -1, -2, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका एरिया जैसे आप जानते हो। तो सर इसका एरिया इज हाफ टाइम शूलेस फॉर्मूला, मैंने कहा बहुत बढ़िया, दैट इज 7,3 फिर 9,1 फिर -1 -2 और फिर जिसको पहले लिखा है उसको वापस, फिर पूरा मॉड लगाना, आंसर बता दीजिए, ठीक है ना, आता है। तो सर यहां से जो भी आंसर आएगा उस पर मॉड लगा देंगे, ठीक है, और हम आंसर बता देंगे। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। एक तरीका और भी कर सकते हैं आप, किन्हीं भी 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर बनाओ और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना, बिल्कुल सही। कि नोट करके आप ऐसा देखना कि अगर कभी आपको किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर पता हो, कि लेट्स से दिस इज अल्फा वेक्टर एंड दिस इज बीटा वेक्टर, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज सेम,
ठीक है। और अब मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो एरिया इज अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ना। तो आपका आंसर जो है वो 13 बता रहे हैं आप सभी लोग। अब इन दो साइड्स के लॉन्ग, किन्हीं भी दो साइड्स के लॉन्ग वेक्टर बना लो। कैसे बनाओगे अभी वेक्टर? सर एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटाओ, 9 माइनस 7 दैट इज 2, इसको लगा दो आई कैप, है ना। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है? आई कैप। तो 9 माइनस 7 घटाया, कितना आ गया? 2, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस 3, तो ये कितना आएगा सर? -2। तो 1 माइनस 3 आएगा -2। अब y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है सर? दैट इज जे कैप। ठीक है। अब इस पॉइंट से निकलता हुआ ये वेक्टर भी चाहिए आपको, तो इसके x कोऑर्डिनेट में से इसका x कोऑर्डिनेट घटाओ, तो -1 -7, तो ये आएगा -8 आई कैप। -2 में से 3 घटाओ तो ये वाला ये आ जाएगा सर -5 जे कैप। लो भैया, तो ये आपको है बीटो वेक्टर और ये आपको है अल्फो वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से बताना जरा, अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर क्या होगा? तो सर आई कैप, जे कैप, के कैप भी आएगा ऑब्वियसली। और इसमें अल्फा में क्या है सर? -8 -5 0, के कैप का तो कोफिशिएंट है ही नहीं, और ये है 2 -2 0। आंसर बताओ भाई। तो आई कैप का कोफिशिएंट आ गया सर हमारे पास में 0, माइनस जे कैप का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा सर? वो भी टिडिन 0, और प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा सर आपके पास में? दैट इज 16 और माइनस ऑफ -10, तो सर ये आ रहा है 26 के कैप। तो ये अगर अल्फा क्रॉस बीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 26 के कैप का मैग्नीट्यूड, दैट इज 26। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका वही आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता? तुम तो बोल रहे थे कल हमें आता है, हैं? कहां फंसी गाड़ी? नहीं आता तो फिर ऊपर ऊपर खेलो, नीचे देखना ही मत कि क्या चल रहा है, हैं? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता? पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब है उस पॉइंट से निकलने वाला वेक्टर। ये पॉइंट अगर ले रहे हो तो इससे इस तरफ जाने वाला वेक्टर बनना चाहिए। तो फिर आता है तो बताओ, इसका आंसर तो यही आएगा 26 आई कैप, सॉरी 26 के कैप। हाँ, और फिर मान लो अगर कोई बच्चा बोले कि सर मुझे तो नहीं आता, तो कोई बात नहीं, ये तो एक एडिशनल चीज है। ये कैसी चीज है? एडिशनल। इसके ऊपर वाला तरीका तो आता है ना, शू लेस फॉर्मूला, स्टेयर केस मेथड, हाँ वो वाला लगाइए। चलिए जी, अच्छा एक वर्ड यूज होता है दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान सुनना, लास्ट नोट, कोलिनियर पॉइंट्स। पहली चीज, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप 2 पॉइंट लो, किधर भी उन दोनों से पास करने वाली एक लाइन एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अब बात करते हैं सर 3 पॉइंट्स की। ठीक है, तो सर 2 पॉइंट्स का तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए तो हमेशा ही कोलिनियर है ये वर्ड। अब 3 पॉइंट्स, कोलिनियर होने का मतलब लाइज ऑन ए सेम लाइन। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोला जाता है जब वो तीनों एक ही लाइन पर बैठे हों। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि ए, बी और सी, अब हम इनको बोलते हैं कोलिनियर।
ठीक है। अब 3 से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, दैट इज 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, फिर 5 भी हो सकते हैं, बट पहले 3 के लिए सीखो, क्योंकि जो 3 के लिए सीखोगे वही आपको फाइनली आगे के लिए लगाना है। तो मैंने कहा अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या ऐसी कंडीशन लगाई जाए कि जिससे कोलिनियरिटी थ्योरेटिकली स्टैब्लिश हो जाए। डायग्रामेटिकली हमको समझ में आ रहा है कि जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाए करेंगे तो दैट आर कॉल्ड एज कोलिनियर, और जब 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं, 2 एक लाइन में और तीसरा कहीं और, मान लो ऐसा, तो ये तीनों नॉन कोलिनियर। तो इस केस में से ट्रायंगल बन जाता है जब नॉन कोलिनियर होते हैं। तो 3 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा और जिसका कुछ एरिया होगा। सोच के देखो, इस पॉइंट को यहां बैठा दिया तो एक सिंपल सी चीज नहीं समझ में आती कि सर एक सिंपल सी कंडीशन, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी शुड बी 0। ये इसकी सबसे मस्त कंडीशन है कि सर ट्रायंगल ऑफ ए बी, मतलब ट्रायंगल तो बन ही नहीं ना, कि आप ये वाला जो पॉइंट था इसको आप इसी लाइन पे ले आए तो सर ये ट्रायंगल तो तहस नहस हो गया, तो एरिया कितना हो गया 0। तो आप ट्रायंगल एबीसी का एरिया 0 कर दो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, है ना। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि किन्हीं भी 2 का सम तीसरे के बराबर होगा। मतलब इस केस में ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा हो रहा है तब भी वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ऐसा भी तभी होता है कि किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम। अब मैं किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मैंने ये जो डायग्राम बनाया ये रफ एंड डायग्राम है, इसमें ए बी और सी बीच में, मतलब बीच में मैंने बी को लिया है। अगर बीच में सी आ जाएगा तो बीच में अगर सी आ जाएगा तो फिर अब ये वाली बात ट्रू नहीं होगी। फिर ये लेंथ प्लस ये लेंथ ए सी प्लस सी बी ये ए बी के बराबर होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख ये रहा हूं बट बोल क्या रहा हूं, किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगा। और ये जो डिस्टेंस वर्ड मैं बोल रहा हूं मतलब कि 3 पॉइंट्स है, हर 2 के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो अब ये जो 3 आपने वैल्यू कैलकुलेट करी, इनमें से 2 का सम तीसरी के बराबर अगर है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तीसरा एक और चीज भी आप देख सकते हो, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। इन पर सेक्शन फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होता है। सर ये कैसा मतलब हुआ, सेक्शन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अब सेक्शन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल मतलब कि आप एक रेशियो मान लो λ/1, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला की मदद से जो आप पॉइंट निकालते हो वो 2 पॉइंट दे रखे हो, तीसरा पॉइंट उनके साथ कोलिनियर होता है, उसी लाइन के ऊपर होता है। कभी भी सेक्शन फॉर्मूला इन पॉइंट्स पे नहीं लगता कि 2 पॉइंट्स ये सेक्शन फॉर्मूला इन दोनों पे लगाया तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इस पे सेक्शन फॉर्मूला जो है वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसमें क्या सेक्शन फॉर्मूला सर हमें कैसे लगाना है, मतलब कि आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया और किन्हीं भी 2 को बोल दिया कि मतलब कि ए और सी को बी जो है वो λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। ए और सी को जो बी है वो λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वहां से आप कंडीशन बना लो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों की मदद से एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में लिखकर जोड़कर बराबर कर दो, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी तो सेक्शन फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होता है। इसमें से जब सवाल आएगा तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंडीशन ये है। ठीक है सर, ऐसा क्यों, मैं क्या बताता हूं अभी। जब सवाल आएगा तो सबसे ज्यादा मजेदार आपको यही लगेगी। बहुत सारे लोग ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 साइड्स का सम तीसरे के बराबर, बट इसमें रूट वूट आते हैं तो ये डरावनी लगती है कंडीशन। इसमें लैम्डा एक अननोन तो वो खुद देकर ही भेजेगा, फिर लैम्डा आप एक और अननोन ले आओगे तो इसमें आप अननोन बढ़ा रहे हो। तो बेस्ट कंडीशन इज दिस। ठीक है भाई, सारे एप्लीकेबल हैं, किसी भी मेथड से जा सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये वाली कंडीशन ठीक 0 होगी, बट वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। छोड़ो, तुम परेशान हो जाओगे।
कि अगर एक ट्रायंगल का एरिया मतलब पूरा समझाता हूं। मैंने आपको 3 पॉइंट ये दिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ये वाला x1 y1 1, x2 y2 1, सामने देख के समझो, x3 y3 1, और बाहर हाफ, इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई, है ना। यहां से आपने ये कैलकुलेट किया, वैल्यू 0 आ गई, आप इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बोल दो। बट ये वैल्यू 0 एक और केस में भी आ सकती है, जब कोई भी दो पॉइंट सेम हो जाए। ठीक है, तो जब दो पॉइंट सेम हो गए तो 3 पॉइंट्स तो बचे ही नहीं ना। मतलब अब ये बहुत, मैं और अंदर चला गया, बहुत ज्यादा डीप डाइव कर रहे हैं अपने, वहां तक कभी कोई वो लेके नहीं जाएगा। कि अगर मान लो मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे दे दूं कि एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 2,3, और एक पॉइंट है 1,4। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानते हुए आप सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो, 2 3 1, 2 3 1, 1 4 1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। हाँ, कैलकुलेट करके देख लीजिए, चाहे आप वो शू लेस वाला फॉर्मूला लगा लो, यस, उससे भी वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू भी 0 आएगी। तो अब यार ये 3 पॉइंट्स तो है ही थोड़ी, ये तो 2 ही पॉइंट है। ये पॉइंट ए और बी ये दोनों तो सेम है सर, ये है तीसरा पॉइंट। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 तब भी आती है जब ए बी सी में से कोई दो पॉइंट सेम हो जाए। अच्छा, मतलब सिचुएशन डायग्रामेटिकली ऐसी बनेगी कि ए बी यहां और बी भी यहां, सी यहां। तो फिर इसमें सर कोलिनियर तो अभी भी बोल दो कि थोड़ी देर पहले ये 3 पॉइंट्स ऐसे थे एक लाइन पर, तब ये कोलिनियर थे। अब ये पॉइंट बी उठकर इसके ऊपर बैठ गया, तब भी तो ये कोलिनियर ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फाइनली जो अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट वो ये है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हो, कोलिनियरिटी की बात करें तो आप उसका एरिया 0 करो बिंदास, कोई वाइसी वर्सा कुछ भी ध्यान रखने पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियरिटी के लिए क्या बोला, मेक द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0, सेक्शन फॉर्मूला शुड बी एप्लीकेबल, एंड सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है जी कोलिनियरिटी। अब सर इस पे सवाल करते हैं, थोड़ा हमारे पास क्लैरिटी तब आएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक हाउ द पॉइंट्स ए बी सी आर सिचुएटेड। आपको हर एक केस में चेक करना है कि पॉइंट्स ए बी सी कैसे हैं, कोलिनियर हैं कि नॉन कोलिनियर हैं। हर एक केस में आपको चेक करना है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए। ठीक है, शुरू हो जाओ। तो सर पहले वाले में क्या चेक करेंगे, दैट इज सर एरिया निकाल लेते हैं शूलेस फॉर्मूला से, दैट इज -2 2, 8 -2 और -4 -3 और -2 2 आ गया फिर से। वैसे हमें सिर्फ ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है, हाफ का कोई रोल है नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 4, इन दोनों का आएगा सर -24, इन दोनों का आएगा सर -8, माइनस के बाद में सर इन दोनों का आएगा 16, इन दोनों का आएगा सर +8 और इन दोनों का आएगा सर +6। ठीक है भाई, हाँ कैलकुलेट करना जरा, ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है -28 और ये कितना आ रहा है भाई, 14 + 16 दैट इज -30 हो गया ये तो। मतलब ये नॉन जीरो आ रहा है ना, क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज नॉन जीरो? हाँ, तो अगर ये नॉन जीरो है तो पक्का सर ये पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। कैसे पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। बोलो भाई।
मतलब नॉन जीरो आ रहा है, मैं बोल रहा हूं जीरो के बराबर नहीं है तो दिस इज नॉन जीरो। अब यहां आ जाओ सर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा तो -a-b, a, b और a² ab और -a-b फिर से लिखा। ठीक है, आ जाइए। हाफ लगाने की जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आया -ab, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस a²b, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -a²b, और ये प्लस वाले हैं माइनस के बाद में सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -ab, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस a²b और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -a²b। तो ये कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया। तो ये लिखा हुआ है -ab प्लस ab, ये वाली जो वैल्यू है सर ये जीरो आ रही है। अगर ये जीरो आ रही है तो सर ये पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर। और ये आप खुद चेक कर सकते हो, है ना। तीसरा फटाफट बता दो क्या आ रहे हैं। थर्ड नॉन कोलिनियर। अबे यार तुम बहुत टाइम लगाते हो। एक तो तीसरे वाला चेक करें, 40 -1 -1 3 5 4 0। तो ये कितना आ जाएगा? -4 -5 0 और माइनस के बाद में 0 -3 +20। हाँ सर ये क्वांटिटी नॉन जीरो आ रही है तो ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, चलिए मान लो एक ऐसा कोई सवाल पूछ ले। फाइंड tan theta if a 2 cos theta -3 b -2, -1 and c 0, 5 आर कोलिनियर। जल्दी से बता दो, लिखना नहीं है कुछ भी। वे थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो। 0 0 मतलब नहीं समझा है। तो इन तीनों पॉइंट्स को भैया बोल रहा है कि कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर है तो क्या करोगे भाई? लो सर 2 cos थीटा -3 sin थीटा -2 -1 0 5 और लास्ट में वापस से 2 cos थीटा -3 sin थीटा, ये वाली चीज जीरो करेंगे हम तो। चलो तो सर ये कितना आ गया? दिस इज -2 cos थीटा, ये आ जाएगा सर -10, ये आ जाएगा सर 0। फिर उसके बाद में सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 6 sin थीटा, फिर सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 0 और दिस इज 10 cos थीटा। ठीक है, हाँ। तो यार ये देख ले, ये -10 हो जाएगा और ये -2, तो -12 cos थीटा -6 sin थीटा और ये माइनस का 10 जो है ये इस तरफ जाकर +10 हो जाएगा। अब यहां से आपको tan थीटा बताना है।
तो सर नेगेटिव साइन से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से भी डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड किया तो यह आ गया 6 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज -2 से डिवाइड किया, ये आ रहा है -5। अनपॉसिबल। एक पूछ रहा सर वेयर इज मॉड, तो भोले भंडारी एक बार बता, अगर मान लो यहां मॉड होता भी, ठीक है, सिर्फ आंसर छांटोगे वही है क्या कि मॉड ऑफ अल्फा बराबर 2 होता है, तो चलो समझ में आता है कि मॉड हटेगा तो +-2 आएगा। बट अगर मॉड ऑफ अल्फा बराबर 0 और मैं उसको अल्फा बराबर +-0 लिखूं या अल्फा बराबर 0 लिखूं, तो इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दूं तो कुछ गड़बड़ है क्या? वेयर इज मॉड, वेयर इज मॉड, बस चिल्लाना है, दिमाग नहीं लगाना है। सर ये पॉसिबल ही नहीं है। रीजन बीइंग, इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू की भी बात करूं तो √36 + 9, तो ये आ रहा है √45, है ना, 36 और 9। ये अनपॉसिबल क्यों है भाई? है ये अनपॉसिबल क्यों है? वो -√45 से लेकर √45 के बीच में नहीं है, वो -5 लिखा हुआ है भाई। अनपॉसिबल, वाह, गजब हो यार तुम। कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ढोल बज रहे हैं बस? हाँ सर, ये तो तब होता है जब थीटा कुछ भी होता। अब अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, ये तो तब होता, बिल्कुल सही। इफ थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि राइट हैंड साइड नेगेटिव है। अब आप बोलो कि दिस इज अनपॉसिबल, है ना, क्योंकि सर हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द तो है नहीं, तो अब फिर कौन सी चीज का याद करें? अनपॉसिबल का, ठीक है, क्योंकि थीटा आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। अगर मैं ये वाली कंडीशन हटा दूं तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, है ना। बिल्कुल सही। इम्पॉसिबल हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो अनपॉसिबल यूज करेंगे, और क्या करेंगे। हाँ, बिकॉज थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। बट आपको मेरे ख्याल से मॉडस ऑपरेंडी समझ में आया कि क्या करना है, ठीक है, कोलिनियर भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे आने वाली जो चीज है, आगे आने वाली जो चीज है वो कैसा पार्ट है? इंफॉर्मेटिव पार्ट है। इनफैक्ट इंफॉर्मेटिव भी नहीं, इंफॉर्मेशन का खजाना, ठीक है, समझ गए, इंफॉर्मेशन का खजाना। और ये इतना तगड़ा खजाना है कि अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, और अब तक हमने स्ट्रेट लाइन तो स्टार्ट भी नहीं किया है, मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन तो मतलब जहां से स्टार्ट होगा, जहां पे मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप और वो सब चीजें बतानी स्टार्ट करूंगा। बट सर देयर आर सम थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? इंफॉर्मेशन का खजाना। और 100%, कितने परसेंट सर? 10,000% आपके पास इसमें सवाल दिखाई देगा। ठीक है सर, 100% तो क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही। दूसरा, अगर हम ये बात करें कि अब जो आप बताने वाले हो, इसका यूज ऑल्सो यूज्ड इन, ये इंफॉर्मेशन और कौन से चैप्टर्स में यूज होती है? ऑल्सो यूज्ड इन चैप्टर नंबर 1। एक तो यही स्ट्रेट लाइंस,
या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल दो। चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 3 दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 5 3D। ये दोनों चैप्टर्स क्लास 12th के हैं और ये सारे चैप्टर क्लास 11th के हैं। तो अब जो हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उसके दो पहलू हैं। एक तो इससे डायरेक्टली 100% क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में ही, और साथ में ये जो जानकारी आपको अब बताई जा रही है ये जानकारी इन चैप्टर्स में भी यूज होगी। ठीक है, हाँ। और हम अब क्या बताने वाले हैं सर? खजाना। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इंफॉर्मेटिव रहेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन का खजाना। अब जब इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छा मजा आए। बट फाइनली ये काम कैसा है, आपको रार फाइल में डालना है सर। इसको पूरे को रार फाइल में डालना है, रिमेंबर एज रिजल्ट। आपको लगे कि सर रिजल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक पहले ही बता देता हूं क्या करना है। एक A4 साइज पेज को हॉरिजॉन्टली 4 पार्ट में डिवाइड करना। सेंटरॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। हर एक की जानकारी पॉइंट बनाकर यहां लिख लिएगा, एकदम छुटमुट घुचमुच। और ये पेज अपने सामने चिपका लेना, क्योंकि सर अभी कम से कम ये साल भी आधा पड़ा है और अगला साल पूरा पड़ा है, तो ये इंफॉर्मेशन यूज होगी। स्टार्ट करें। आगे बढ़ने से पहले एक ट्रायंगल के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। ठीक है ना? एक ट्रायंगल में सबसे पहले मुझे बताओ मीडियन। अब सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले बताओ मीडियन क्या होती है? व्हाट इज मीडियन? एन कहां गया भाई? हाँ, मीडियन क्या होती है? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान सुनो। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, मीडियन होती है वर्टेक्स A से। अगर आप मीडियन ड्रॉ करना चाहते हो तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को उससे ज्वाइन कर दो। तो सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं ऐसा, दैट इज M, और ये बराबर। तो अब अगर मैं बात करूं मीडियन की, तो दिस AM इज द मीडियन। ये क्या है? AM इज द मीडियन। जो सामने वाली साइड मतलब कि वर्टेक्स A के जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से आपने ज्वाइन किया। दिस इज द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A। इसको मीडियन बोलते हैं, इस लाइन को। ये मीडियन है। ठीक है। अब आ जाइए सर, ऐसे तो वर्टेक्स B से भी हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सत्य वचन। वर्टेक्स B से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। मिड पॉइंट मतलब कि सर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। और वर्टेक्स C के भी सामने वाली साइड का पहले मिड पॉइंट लोकेट कर लो और उसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो MN मान लेते हैं, दिस इज L। ठीक है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर। ठीक है भाई, तो ये जो तीन आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, दीज आर मीडियन। और मीडियंस जहां इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटरॉइड। यस, तीनों एक ही पॉइंट से पास करती हैं और इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, है ना? अब एक जो ह्यूमैनिटेरियन एरर होता है, मतलब नेचुरली कई बार मुझसे भी हो जाता है, कि मान लो एक सवाल में बोला गया कि द मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A। सिंस सर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं या फिर जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो अपने हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ऐसा बना लिया। पूरी धरती पे अगर आप 100 लोगों को ट्रायंगल बनाने के लिए बोलोगे उसमें 99 ऐसा ही बनाएंगे। बहुत कम होंगे जो ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे।
अगर मैं आपको एक रैंडम ट्रायंगल बनाने के लिए बोलूं। अब वो जो मैं एरर की बात कर रहा था, बाय डिफॉल्ट कैसे हो जाता है, मैंने बोला कि भैया इसमें वर्टेक्स ए से आपको मीडियन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब उसने बाय डिफॉल्ट ट्रायंगल दिखने में ही इक्विलेटरल बना लिया, जबकि सवाल में नहीं दे रखा था कि ट्रायंगल इक्विलेटरल की कैसा है। तो सर ये लो, और हमें अपना दिमाग बारीक मतलब डायरेक्टली एक इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये एंगल 90 डिग्री कहां से आया, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये आपका दिमाग बोल रहा है, क्योंकि आपने डायग्राम सिमेट्रिकल बनाया है। तो अगर आप ऐसे एरर से बचना चाहते हो तो ऐसा ट्रायंगल बनाओ कि वो बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, ये लो सर। अब वो बोल रहा है वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ की है, तो बीसी का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, लो सर। अब हमारा दिमाग हमें बिल्कुल नहीं बोलेगा कि भाई ये 90 डिग्री एंगल होगा, समझ गए। तो अननेसेसरी के एरर से हम बच जाएंगे, क्योंकि सवाल में आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन डाल दे रहे हो, सवाल को ही चेंज कर दे रहे हो, तो आंसर भी गलत आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडियन है बेटा, ये सामने वाली साइड के साथ एंगल 90 डिग्री नहीं बनाती। जो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं उतना ही आप ध्यान रखना। और मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। अब आते हैं सर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो। इनफैक्ट मैं भी इस ट्रायंगल को थोड़ा चेंज कर देता हूं, जैसा बोल रहा था ना वैसा ही ट्रायंगल बनाता हूं। अब ठीक लग रहा है ना। चलिए, तो वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो, उस परपेंडिकुलर को ऑल्टीट्यूड बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, नॉर्मल बोल दो, ये सारी एक ही बात है। द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बीसी, ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बीसी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम साइड वर्टेक्स ए ऑन साइड बीसी। तो सर ये सारी ये वाली लाइंस की बात हो रही है। तो मान लेते हैं सर ये इसको पी पे कट करती है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वर्टेक्स ये परपेंडिकुलर होगी। अब वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। तो मान लेते हैं सर ये क्यू पे कट कर रही है, और वर्टेक्स सी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो, ये लो सर, ये आर पे कट कर रही है। तो ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ की है सारी की सारी ऑल्टीट्यूड्स है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर वो होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है भाई। चलिए, अब आते हैं सर अगले पार्ट पे। मैंने आपको क्या बोला था, चलिए अब हमारे पास में ट्रायंगल है एबीसी। अब जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सर वो है एंगल बाइसेक्टर। इस वर्टेक्स ए पर एक एंगल ए बन रहा है या कोई भी एक एंगल बन रहा है, इसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब सर एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगी, जो कि यहां पर जाकर पी पे कट कर रही है। अब ये पी इसका मिड पॉइंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है कि वो भी नहीं पता। बस एंगल बाइसेक्टर में ये इंफॉर्मेशन कैरीड है कि ये और ये एंगल अब बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली आप वर्टेक्स बी पर बनने वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। बचपन में शायद आपको वो कंस्ट्रक्शन याद होगी कि सर ऐसे हमें दो लाइंस दी जाती थी, इसके बीच में बनने वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हम लेकर जाते थे जी कंपास, कंपास को यहां तक ओपन किया, एक कट लगाया, फिर सेम कट यहां लगाया, यही कट इधर लगाया और यहां रखकर एक कट लगाया। तो जब आप ऐसे जोड़ते हो तो ये जो लाइन आती है ये इस एंगल को बराबर भागों में बांटती है। अब इसमें ये कहीं नहीं बोला गया कि ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी ही होगी, ये इसका मिड पॉइंट होगा ही होगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि ये एंगल बराबर बांटती हैं। सिमिलरली सर ये वाला भी एंगल बराबर होगा। और सिमिलरली सर जब पॉइंट सी से या वर्टेक्स सी पर बनने वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो
वर्टेक्स सी पर बनने वाले बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो यहां पर मिलेगा, इसको क्यू पर, इसको आर पर। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं ये भी एक ही पॉइंट से पास करती हैं। अच्छा, इसको प्रूव किया जा सकता है बहुत आसानी से कि एक ही पॉइंट से पास करती हैं, सारी चीजें प्रूवेबल है। ठीक है, तो सर ये जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं इसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अब तक मैंने जो आपको तीन पहले लाइंस दिखाई, एक मीडियन जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, एक ऑल्टीट्यूड जो एक वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हो, एक होती है सर एंगल बाइसेक्टर, जिस वर्टेक्स पे आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो उस वर्टेक्स से निकलेगी, सामने वाली साइड को जाकर कट करेगी, वो एंगल को बराबर भागों में बांटेगी। ये तीनों ही वर्टेक्स से पास हो रही हैं। अब जो बना रहा हूं वो वर्टेक्स से पास नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए लैंग्वेज यूज की जाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। कोई भी एक साइड लो, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। पहले ट्रायंगल थोड़ा सा अजीब ड्रॉ कर देता हूं ताकि कोई भी मिस इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये साइड बीसी है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। आई होप आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना याद होगा। सर यहां पर कंपास रखा, आधे से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगाई, उतने ही ओपन में यहां कंपास रखा, फिर आर्क लगाई। तो जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन आती है दिस इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्ट दिस सेगमेंट, है ना। तो वैसे ही आपको क्या करना है, साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जरूरी नहीं कि वो वर्टेक्स ए से पास करे, जबकि मीडियन की कंपल्शन है कि वो वर्टेक्स ए से पास करेगी, ऑल्टीट्यूड की कंपल्शन है वो वर्टेक्स ए से पास करेगी, एंगल बाइसेक्टर की भी कंपल्शन है कि वो वर्टेक्स ए से पास करेगी, बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी नीड नॉट टू पास थ्रू वर्टेक्स ए। वो तो इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है और इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, फिर आप फटाफट ड्रॉ कर दीजिए साइड एसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कुछ ऐसी आएगी। ठीक है भाई, देख लेना। तो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी। मान लेते हैं ये पॉइंट पी पर कट कर रही है, ये क्यू पर, ये एंगल 90 डिग्री। या एक काम करते हैं इसको, ठीक है चलो। फिर साइड ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी कुछ हो जाएगी। ठीक है, वो आर पे कट कर रही है, परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। ये सारी जगह जाकर एक ही पॉइंट पे मिलती हैं तीनों लाइंस, और ये तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है जी सरकम सेंटर। तो आपके सामने पूरे स्क्रीन पर चार टाइप की तो लाइंस लिखी हुई हैं और चार ही सेंटर्स लिखे हुए हैं। वन इज सेंट्रॉइड, अनदर इज ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर। सेंट्रॉइड का शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन है, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सरकम सेंटर को कभी कभी सी बोल देता है, कभी कभी ओ बोल देता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी वो वर्ड यूज करेगा वो आपको बता देगा कि मैं सेंट्रॉइड को ये बोल रहा हूं। बट पहले ये चार क्लियर है भाई, बोलो। अब इसमें क्लियर होने वाला कुछ नहीं है, इसमें बेसिकली इंफॉर्मेटिव पार्ट है ना, बोलो। अब आगे आने वाली कहानी जो है वो इसी के ही आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉस्टैल्जिया ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर कहानी को आगे। फोर सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल दैट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, जल्दी से लिख दो यहां पे इसके नीचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं पोई, ठीक है, POI, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये मीडियंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है। अब इसके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। जो मीडियन है उसको सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में बांटता है, ठीक है। उसको जो सेंट्रॉइड है वो किस रेशियो में बांटता है बेटा? 2:1 के रेशियो में, ठीक है। कि जैसे ये मीडियन है, वर्टेक्स ए से ड्रॉ की गई मीडियन ये रही, इसके ऊपर पक्का सेंट्रॉइड बैठा होगा, तो 2 वर्टेक्स की तरफ और 1 इसकी तरफ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाली मीडियन ड्रॉ करते हो, सिमिलरली अगर आप मान लो दूसरे वाली मीडियन ड्रॉ करते हो इस केस में, जैसे सर ये वाली, तो ये पॉइंट P से निकलने वाली या वर्टेक्स C से निकलने वाली मीडियन है, सेंट्रॉइड इसके ऊपर भी बैठा है, तो इसको 2:1 में बांटेगा, 2 वर्टेक्स की तरफ 1 साइड की तरफ, और इससे निकलने वाली जो मीडियन होगी दैट इज पॉइंट Q पर कट करेगी, उसको भी ये सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में बांटेगा। मतलब अगर आप कोई भी मीडियन उठा लेते हो किसी वर्टेक्स से पास कर रही है, तो उसके ऊपर सेंट्रॉइड बैठा है, तो वर्टेक्स की तरफ 2 आएगा, इस तरफ 1 आएगा, ठीक है, आए ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, अगर आपको एक वर्टेक्स के या सॉरी एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं सेंट्रॉइड के। और वो क्या होते हैं? अगर सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो तीनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3। कहां से आया? इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 2:1 वाली बात को। ये 2:1 भी कहां से आया वो भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बट अभी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पे ध्यान दें। आपको लगेगी कोई चीज आपको प्रूव करवानी है, सारी चीजें प्रूव करने बैठूंगा तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हो, ये सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का पार्ट है, बट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और बाकी चैप्टर्स में बहुत जोरदार तरीके से यूज होता है, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन लिखवा दे रहा हूं। जहां पर आपको लगेगी यू नीड प्रूफ कि सर ये वाला बताओ कि ये कैसे आया, जैसे ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि पॉइंट P जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 + x3/2 और y2 + y3/2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? दैट इज x1 y1। अब इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 × 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा x2 + x3 अपॉन m + n दैट इज 2 + 3। तो ये देख ध्यान से क्या लिखा हुआ है, x1 + x2 + x3/3 लिखा हुआ है, तो ये तो आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे चले। ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर बैठा होगा, मतलब कि सेंट्रॉइड जो होता है वो ट्रायंगल के हमेशा अंदर ही लाई करता है, कभी भी बाहर ट्रायंगल के बाहर नहीं पहुंच सकता। जबकि इन चारों में से 2 ऐसे हैं जो हमेशा अंदर लाई करेंगे और 2 ऐसे हैं जो अंदर बाहर और ऊपर तीनों जगह लाई करेंगे, बट सेंट्रॉइड हमेशा अंदर लाई करेगा। वेरी इजी टू सी, क्योंकि सर ये लाइंस हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगी, तो ये अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगी और ये अंदर ही लाई करेगा। G ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है भाई। ट्रायंगल जो है, सेंट्रॉइड जो है वो इस पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटता है। इस बात को ऐसे देखो कि ये है ट्रायंगल ABC, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपने AP जो है वो मीडियन ड्रॉ की, तो इस ट्रायंगल का अगर हाइट h है और बेस मान लेते हैं सर BC है, तो इसका एरिया आप क्या लिखने वाले थे? हाफ हाइट इंटू बेस BC। अब मैंने कहा इस इतने का एरिया क्या हो जाएगा? तो सर बेस का आधा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हाइट तो h रही और BC/2, क्योंकि ये पूरी लेंथ BC है तो इतनी लेंथ क्या हो जाएगी? BC/2। इस एरिया का भी, इस ट्रायंगल का एरिया भी हाफ h एंड दिस इज BC/2। तो मतलब अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है, अरे देवी चुप हो जा, क्लास चल रही है बदतमीज।
वो उधर सीधी चालू हो जाती है। अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया डेल्टा है तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया डेल्टा बाई 2 होगा सर। ठीक है ना? इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक तो चीज हमें ये वाली समझ में आई। अब इधर देखना जरा, मैंने सारे मीडियंस ड्रॉ कर दिए। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे मतलब पहली चीज तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां कहीं सेंट्रॉइड है और उस सेंट्रॉइड को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करोगे, ये ए, ये बी और ये सी, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर आएगा। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। पहले तो ये बताओ आप, ऐसा क्यों? वाई इज इट सो? वो यहीं से पता चल जाएगा आपको। सर सेंट्रॉइड यहां कहीं बैठा होगा इसके ऊपर, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, तो ये जो इतना पार्ट बना, इतना पार्ट बना, इन दोनों ट्राइंगल्स का भी तो एरिया बराबर ही होगा। मैंने कहा कैसे भाई? इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो लाल वाले बनाए हैं, इनका एरिया भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर इनकी हाइट तो सेम है, यहां से लेकर यहां तक दोनों की हाइट तो सेम है, चाहे आप इसका एरिया निकालने जाओ चाहे इसका एरिया निकालने जाओ, और बेस भी बराबर है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का भी एरिया बराबर। तो मान लेते हैं इनका एरिया जो है वो डेल्टा 1 है। अब जरा ध्यान से देखना कि ये पूरा एरिया था डेल्टा बाई 2 और ये इतना एरिया आ रहा है सर डेल्टा 1। ये पूरा एरिया था डेल्टा बाई 2 और ये इतना एरिया आ रहा है सर डेल्टा 1। तो ये वाला एरिया बता दे भाई, कौन से वाला एरिया? ये वाला एरिया, ये ब्लू वाला एरिया, ये क्या बचा? तो आप बोलोगे सर टोटल एरिया दैट इज डेल्टा बाई 2 माइनस डेल्टा 1। और ये वाला एरिया क्या बचा सर? वो भी टोटल एरिया डेल्टा बाई 2 माइनस डेल्टा 1। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का भी एरिया बराबर हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर हो गया। अब आप निकालना चाहते हो इसका एरिया, तो सर पूरे ट्राइंगल का एरिया है डेल्टा, उस डेल्टा में से इन दोनों का सम घटा दो, तो वो कितना आ जाएगा? 2 डेल्टा 1 ही तो आएगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया था डेल्टा, इसमें से इन दोनों का सम कितना आ रहा है? दैट इज डेल्टा माइनस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1। तो ये कितना आ रहा है? 2 डेल्टा 1। और इसका एरिया कितना है सर? डेल्टा 1, इसका एरिया भी डेल्टा 1, तो ये कितना हो गया? 2 डेल्टा 1। ठीक है। तो सर पहला तो मोटा मोटा आप ये समझो कि ये वाला एरिया ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। और फिर आपने क्या किया, यहां से आगे बढ़ाओगे तो ये फिर जो 2 ट्राइंगल्स बनेंगे इनका भी एरिया बराबर होगा। तो आपको ये जो 6 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर, उन सभी का एरिया बराबर है। ठीक है। और डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय 6, कि यहां पर जो डेल्टा आपको रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है वो पूरे ट्राइंगल का एरिया बटे 6 है। ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रॉइड जो है वो ट्राइंगल को 6 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में बांट देता है, और वो ये दिख रहे हैं आपको सारे के सारे। ठीक है। अब आती है सर अपोलोनियस थ्योरम। लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के काम आती है जी। किसके काम आती है? लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के काम आती है। शायद आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, है ना, नॉस्टैल्जिया। ठीक है। मीडियन की लेंथ निकालने के काम आती है। कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूं कि मान लो आपने वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ की, पॉइंट पी पर जाकर कट कर रही है, ये बी है ये सी है, तो इसकी लेंथ मुझे चाहिए, इसकी मुझे लेंथ चाहिए एपी की, और बाकी आपको तीनों साइड्स की लेंथ आपको दे रखी है। तो आप क्या लिखोगे? जिन दोनों साइड्स के बीच में ये बन रही है दैट इज ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, उन दोनों मतलब
ये जो मीडियम जिन दोनों साइड्स के बीच में बन रही है उन दोनों साइड्स का स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 2 टाइम्स, एक तो ये आएगी खुद ए पी स्क्वायर, और चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो एक ही बात है। दिस इज अपोलोनियस थ्योरम, है ना। बड़े हो जाओगे तो आपको जाकर पता चलेगा ये और कुछ नहीं, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा है आपने, ये वही लिखा हुआ है। बट अभी मैं वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन, इतनी सारी नाम जब बोलूंगा ना तो कई कई बार क्या आसान चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। तो आप इस चीज को लगाना याद रखें कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एप्लीकेशन कि भाई एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है 5, एक साइड है 7 और एक साइड है 8, है ना। 12 और 13 बिल्कुल सही, हाँ। तो ये वाली साइड से मान लेते ये वाला है, तो वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स एक छोड़ो, वर्टेक्स ए तो तुम ध्यान रख ही लोगे, वर्टेक्स बी से ड्रॉ की गई मीडियन की लंबाई बताओ। वर्टेक्स बी से खींची गई जो मीडियन होगी उसकी लेंथ बताओ। मान लेते हैं ये बीपी आ रही है, तो कैसे लगाना, अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो मीडियन है ये इस साइड और इस साइड के बीच में बन रही है, तो दोनों के स्क्वायर्स का सम 2 टाइम्स इसका स्क्वायर जिसकी लेंथ आपको निकालनी है, और चाहे ये वाली लेंथ ले लो चाहे ये वाली लेंथ ले लो, इसका भी स्क्वायर। तो टोटल लेंथ 7 है, उसका आधा हो जाएगा 7/2 इसका स्क्वायर। अब इस पूरे में अननोन सिर्फ बीपी है, निकाल लीजिए। तो ये था जी सेंट्रॉइड के बारे में सारी जानकारी, बस इतनी ही जानकारी है सेंट्रॉइड के लिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन के ऊपर लाई करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2 वर्टेक्स की तरफ 1 साइड की तरफ। सेंट्रॉइड निकालने के कोऑर्डिनेट ये रहे, बहुत इफेक्टिवली ये यूज होंगे, ठीक है। और ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है, और सर ये पॉइंट जो है इस पूरे ट्राइंगल को आप बोलने को तो ये भी बोल सकते हो कि 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वर्टेक्स को जी और सी से, मतलब वर्टेक्स ए और सी को जी से ज्वाइन करूं तो ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया 2 डेल्टा, इसका एरिया भी 2 डेल्टा, और इसका एरिया भी 2 डेल्टा, ठीक है। तो वर्टेक्स और सेंट्रॉइड को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया भी इक्वल होता है, और बाकी ये जो 6 दिख रहे हैं इनका एरिया भी बराबर होता है। और ये हुई जी अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल, जैसे सबसे पहले तो तुम्हें मतलब मैं ये एक एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखो। अब जेईई मेंस 2020 में एक सवाल आया, सवाल पढ़ो जरा एक बार, कहानी की तरह है कि भाई एक पॉइंट है A1,0, दूसरा पॉइंट है B6,2, तीसरा पॉइंट है ये, बी द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी के तीनों वर्टिसेस हैं। इफ पॉइंट P, if P is a point inside the triangle ABC such that the triangle APC, triangle APB, triangle BPC have equal areas, मतलब वो बोल रहा है कि ABC और पॉइंट P अंदर है इस प्रकार कि ट्राइंगल APC का एरिया, ट्राइंगल BPC का एरिया और APB का एरिया बराबर है, मतलब ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा, ठीक है। इन तीनों का एरिया बराबर है। देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट पी क्यू वेयर क्यू इज दिस। तो मुझे एक बात बताओ, पी है कौन? पी सर इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, और कौन है? क्योंकि ये 3 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में बांटने का काम तो कौन करता है? पी तो करता है। तो सर ये लो, ये आ गया 1,0, ये आपके पास में 3/2,6, और ये वाला कितना है 6,2। तो मुझे इस P पॉइंट जो कि सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट बता दो। तो सर बहुत सिंपल सी चीज होती है, तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। तो तीनों का x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, और इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। 1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय 3। सर 12, 15 और 1 16/6 है ना। 12,
3 15 और 2 17 आएगा, है ना। दैट इज 17/6 और ये आ जाएगा सर 9 बटे दैट इज 3। तो ये हमारे पास में पॉइंट P हो गया। अब पॉइंट Q आपको ये दे रखा है, PQ की लेंथ पूछ रहा है भैया। तो सर PQ की लेंथ पूछी जा रही है, अच्छा। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 17/6 में से -7/6 घटाया, तो दिस इज 17/6 प्लस 7/6 हो जाएगा। और 3 में से 1/3 घटाया माइनस का, तो ये +1/3 हो जाएगा। बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। बस सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड, समझ में आया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इंफॉर्मेशन का खजाना है। हो सकता है शुरू के 2-4 दिनों में, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद हो ही जानी है, क्योंकि इतनी बार आपकी जिंदगी में आएगी कि ना चाहते हुए तुम्हारे सामने इतना बार लिया जाएगा नाम, तो तुम सीख तो जाओगी। तो बढ़िया है, बिना लोड लिए सीखो, सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे जमाओ, सामने चिपका लो, देख देख के यूज करो कि हाँ भाई कौन सा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल को इक्वल एरिया में बांटता है, बोले सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बोले सर ये रहे। इसका आंसर बताइए प्लीज क्या होगा। AHC के कहां कर दिया, AHC के है। मैंने कहीं पे गड़बड़ की है क्या। अच्छा, y कोऑर्डिनेट 0 है ना, 0 + 6 + 2/3, तो सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो सर यहां पर भी आपके पास में आ जाएगा, दिस इज 8/3 + 1/3 का स्क्वायर। पूरा 5 आ रहा है क्या। एक सवाल और देखो, अभी इस पे रुका नहीं है, ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, एक ये सवाल भी जो है ना, ये वाला सवाल बता सकते हो, जल्दी से बताओ। हाँ निमोमडा भी करेंगे, 2 मिनट और दे दो मुझे, आज 4:30 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, है ना। हाँ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। मतलब क्या बोल रहा है कि एक कोई ट्राइंगल है ABC, उसने नाम नहीं लिया तो मैंने ऐसे ही नाम दे दिया। इनके मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको कि ये AB का मिड पॉइंट है, वो हो जाएगा 4,2। फिर अगला मान लो BC का मिड पॉइंट है, इसको Q बोल देते हैं, तो वो हो जाएगा 3,3। और ये है R, ये तीसरी साइड का मिड पॉइंट है। अब आपको इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताना है। व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। सबने तुक्का मारकर बहुत आसानी से पता क्या किया कि उसने सोचा कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये तीनों पॉइंट्स वर्टेक्स ABC दे रखे हैं, तो x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, 4 3 7 और 2 9, 9/3 और 2 2 4 और 3 7/3। तो सर 3,7/3 हमारा आंसर आ गया। तो मैंने कहा यार मैंने ट्राइंगल का एरिया पूछा है क्या, सॉरी मैंने इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पूछा है कि ट्राइंगल PQR का सेंट्रॉइड बताओ। नहीं, मैंने ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड पूछा है, ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड पूछा है। बट मजे की बात पता है क्या है, दोनों का सेंट्रॉइड सेम होगा। तो आंसर आपका ठीक है, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज एज सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। हाँ,
बट आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। हां, कि एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड सेम होता है। पता है आपको ये बात? अब नहीं पता तो हम क्या करते हैं सर, इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये लो x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3। तो आपको क्या दे रखा है, इसका मिड पॉइंट ये है, दैट मींस x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 4। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना दे रखा है सर, दैट इज x2 प्लस x3 अपॉन 2, सर वो कितना दे रखा है 3। और इन दोनों का मिड पॉइंट कितना दे रखा है x1 प्लस x3 अपॉन 2, वो दे रखा है 2। ऑलवेज ऑलवेज, यस दिस इज ऑलवेज। अबे यार हाउ हाउ कर रहे हो। ले, अगर ये x1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, पहले इनका मिड पॉइंट निकाल। हाँ, अब ये तीनों पॉइंट्स बता मुझे सर, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है सर, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये बता दे कितना हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड दिस इज y2 प्लस y3 अपॉन 2। और ये इसका मिड पॉइंट है, ये P, ये Q, ये R, x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का जो सेंट्रॉइड है वो बताओ क्या होगा। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC होगा सर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब मुझे बताओ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सर अगर मुझे इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताना है तो क्या करूंगा, तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x1 प्लस x3 अपॉन 2, ये तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। अगली क्लास के प्रेशर में आ गया। हाँ 3 और मुझे अगर ट्राइंगल PQR का सेंट्रॉइड निकालना है तो इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। x1 बाय 2 x1 बाय 2 x1 हो गया, x2 बाय 2 x2 बाय 2 x2 हो गया, x3 बाय 2 x3 बाय 2 x2। तो सर यही आ जाएगा। ठीक है भाई, सेम दिखाई दे रहा है। तो बस इसी चीज का यूज किया गया है यहां पर। अब ठीक है, अब तो मैं यूज कर सकता हूं ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को ऊपर कर दो तो 3/7/3 हो गया। अगली क्लास 3:30 6:30 पे है क्या आपकी? सही सी बता दो भाई। तो 15 मिनट या 20 मिनट और पढ़ लेते हैं, 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी क्लास थोड़ी सी लेट भी तो स्टार्ट हुई थी आज है? और अब आपको देखना, जो लिखने वाले लोग हैं वो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए सर, ये बस जानकारी लिखनी है आपको, ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक नोट लिख लो।
चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लो भाई, ये होमवर्क है, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में आओ तो। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या और किया जा सकता है। ठीक है, कुछ डुब्बी डिब्बी डिब डिब्बे। दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ नंबर ए। डू इट बाय योर सेल्फ नंबर बी। डू इट बाय योर सेल्फ नंबर सी। बस, थैंक यू सो मच। ओके, बाय 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 बाय। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। और देर आर 80% चांसेस कि कल वाली लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिले। ठीक है, तो अगर रिकॉर्डेड मिलेगा तो देख लीजिएगा, बिकॉज मुझे फैमिली फंक्शन में जाना है। अब फैमिली फंक्शन में जाना है और शादी का सीजन शुरू हो चुका है, तो घर पे किसी की शादी है, जानकार में, रिलेटिव में, मेरा जाना बड़ा जरूरी है, तो मैं वहां जा रहा हूं। तो इसलिए आपको कल का लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड मिलने वाला है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्योंकि जब मैं अगले वीक, क्योंकि कल वीक का लास्ट लेक्चर है, तो अगले वीक जब मैं आऊंगा तो उसके आगे ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।